देखिए लास्ट क्लास में मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया था लगभग वही है, एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कभी भी क्या होता है कि हम जो क्लास की वर्किंग करवा रहे हैं, सेम टाइप ऑफ वर्किंग हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए करवानी होती है। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे मूवी क्लास क्रिएट करी है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि अभी तक सिर्फ एक ही मूवी बनी है, थाउजेंड तो लैक्स ऑफ मूवीज बन चुकी हैं। तो अगर सबकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके मुझे उस पर काम करवाना हो, तो सपोज अगर 1000 मूवीज हैं, तो 1000 ऑब्जेक्ट क्रिएशन के स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 1000 ऑब्जेक्ट्स के लिए सेट डेटा मेथड को कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद 1000 ऑब्जेक्ट के लिए गेट डेटा मेथड को कॉल करना पड़ेगा। यानी कि सेम वर्किंग को हमें बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए 3000 स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। हालांकि एग्जीक्यूशन में हम लोग वही काम करेंगे, वही मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन टाइप करने में भी तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अब कलेक्शन है, चाहे लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, टपल हो, डिक्शनरी है, सेट है, जितने भी कलेक्शन हैं हमारे पास में, हम उन पे लूपिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन क्रिएट कर दूं, तो हम यहाँ पे उस पे भी लूपिंग इम्प्लीमेंट करके जो स्टेटमेंट हम एक ऑब्जेक्ट के लिए एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, वो हम मल्टीपल के लिए करवा सकते हैं। तो जो काम हम 3000 स्टेटमेंट्स में कर रहे थे, वो मैक्सिमम हमारा 5 या 6 स्टेटमेंट में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे कलेक्शंस का एक्चुअल यूसेज यही है। तो आपने आई थिंक सी प्लस प्लस या जावा के अंदर जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कंसेप्ट पढ़ा है, लगभग वही है हमारा। बस हम यहाँ पे एरे को नहीं बल्कि लिस्ट को काम में लेने वाले हैं। अब जो काम मैंने लिस्ट के साथ में करवाया है, अगर आप चाहो तो टपल के साथ में भी करवा सकते हो। ठीक है, सेम वर्किंग रहेगी। बस मैंने यहाँ पे लिस्ट का एग्जांपल लिया है और मोस्ट कॉमनली लिस्ट को यूज करके ही कलेक्शन क्रिएट होते हैं। हम टपल या बाकी किसी के कलेक्शन को काम में नहीं लेते हैं, पर अगर आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बड़ा ही सिंपल सा है। मैंने एक मूवी नेम की क्लास को क्रिएट किया है और इसमें बेसिकली मूवी का नेम क्या है और उसके डायरेक्टर कौन है, इनकी इंफॉर्मेशन मैंने स्टोर करवाई है। अब यहाँ पे किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट नहीं किया है। इस मूवी क्लास के अंदर मैंने सेट डेटा नाम का एक मेथड क्रिएट किया है और इसी के अंदर मैंने सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नेम एंड सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर डायरेक्टर दो वेरिएबल क्रिएट कर दिए हैं। जो भी करंट ऑब्जेक्ट हमारा एग्जिस्टेंस में आएगा, उसकी लोकेशन पर ये दो वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे जिनका स्कोप प्राइवेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेट डेटा मेथड को कॉल करवाते टाइम यूजर हमें दो वैल्यूज पास करेगा। पहला तो होगा मूवी का नाम और दूसरा होगा मूवी का डायरेक्टर। लेकिन इंटरनली यहाँ पे हमारे पास में ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी आता है। तो सबसे पहले सेल्फ पैरामीटर, देन एनएम वेरिएबल एंड डीआर वेरिएबल। तो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि सबसे पहले मूवी का नेम ही आएगा, जो एनएम के अंदर आएगा, जिससे मैंने असाइन करवा दिया है नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। और सेकेंड जो आर्ग्यूमेंट होगा हमारा, वो डायरेक्टर का नेम होगा, वो आएगा डीआर वेरिएबल के अंदर। उसे मैंने इस डायरेक्टर वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया है। तो वेरिएबल्स का क्रिएशन भी होगा और उनकी वैल्यू भी सेट होगी इस सेट डेटा नाम के मेथड के अंदर। अब यहाँ पे अगर आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, तो पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लो, वेरिएबल क्रिएट कर लो, उनमें नन असाइन करवा दो और फिर ये वाला काम हमारा मॉडिफिकेशन वाला। तो दोनों सपोर्टेड है। मैंने यहाँ पे एक ही मेथड को यूज करके दोनों वर्किंग करवा दी। अब यहाँ पे वैल्यू सेट की है तो उसे डिस्प्ले करवाने के लिए भी मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे गेट डेटा नाम का एक मेथड क्रिएट किया है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ में मेथड कॉल होगा, इंटरनली उसका रेफरेंस आएगा जो कि है सेल्फ वेरिएबल के अंदर। तो अब यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके का प्रिंट स्टेटमेंट काम में नहीं लिया है। मेथड है, इट इज अ टाइप ऑफ अ फंक्शन ही, तो फंक्शन से तो वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस गेट डेटा से वैल्यूज को रिटर्न करवा दिया है। सबसे पहले यहाँ पे इस करंट ऑब्जेक्ट के एड्रेस पे जो नेम नाम का वेरिएबल प्रेजेंट है, उसको मैंने सबसे पहले अपर फंक्शन की हेल्प से कैपिटल में कन्वर्ट किया है, अपर केस के अंदर कन्वर्ट किया है। तो जिस भी केस में यूजर ने मूवी का नेम इनपुट किया होगा, कैपिटल, स्मॉल या मिक्स में, हमने उसे स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली अपर केस में कन्वर्ट कर लिया है। अब इस अपर केस में कन्वर्टेड वैल्यू को मैंने कॉन्कैट करवाया है एक सिंपल स्ट्रिंग से, दैट इज बाय। तो मान लीजिए यहाँ पे इनपुट किया गया है, सपोज कोई हमारी अभी एक नई मूवी आई है, लाइक एनीथिंग, लाइक अवेंजर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अवेंजर्स, फिर वो कॉन्कैट हो जाएगा इस बाय से। अब इस स्ट्रिंग को फर्दर मैंने
कॉन्कैट करवाया है सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर डायरेक्टर से। तो अब अगर आप चाहो तो इसके साथ में भी लोअर टाइटल या जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े थे स्ट्रिंग के साथ में, बिकॉज ये टाइप ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू ही है, तो केस से रिलेटेड जितने भी मेथड्स पढ़े थे वो आप इनके साथ में काम में ले सकते हो। तो यहाँ पे तो मैंने कोई मेथड काम में नहीं लिया, पर आप चाहो तो टाइटल केस काम में ले सकते हो। तो यहाँ पे होगा क्या, एक कंबाइंड स्ट्रिंग हमारे पास में रिटर्न होगी। यूजुअली होता क्या है, जब भी हम यहाँ पे किसी भी मेथड से या फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवाते हैं और किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं, तो क्या होता है, ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हम रिटर्न करवाते हैं तो वो टपल टाइप का वेरिएबल बन जाता है। टपल टाइप का वेरिएबल हमें नहीं बनाना, टपल के फॉर्म में हमें डेटा को डिस्प्ले नहीं करवाना, एक सिंगल स्ट्रिंग के फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है, किसी भी तरीके के पैरेंथेसिस वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन करके डिस्प्ले करवाया है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे जहाँ पे आपने इस मेथड को कॉल किया है वहां पे आप दो वेरिएबल ले लीजिए n, डी। तो n के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो पहले रिटर्न हो रही है और d के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ से रिटर्न हो रही है। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसा हमने फंक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट किया था वो बिल्कुल सेम है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब क्लास का डिजाइन तो हमारा इतना सही है, लेकिन क्लास तभी काम करेगी जब एक्चुअली में उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं इस मूवी क्लास के, m1, m2, m3 इज इक्वल्स टू मूवी। तो अब यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हमारे एग्जिस्टेंस में आ गए हैं, 3 अलग मेमोरी ब्लॉक बन चुके हैं। अब नेक्स्ट में मैंने यहाँ पे LST नाम की एक लिस्ट को क्रिएट किया है, और यहाँ पे लिस्ट को क्रिएट करने के लिए वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कॉमा सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स के नेम मेंशन कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे होगा क्या, इस लिस्ट के 0 इंडेक्स पे m1 क्या होल्ड कर रहा है, m1 होल्ड कर रहा है रेफरेंस मेमोरी एड्रेस जहाँ पे ये ब्लॉक क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे इस m1 का एड्रेस होगा, इधर m2 का एड्रेस होगा और इधर m3 का एड्रेस होगा। तो अगर आप m1, m2 और m3 को प्रिंट करवाते हो तो यहाँ पे रेफरेंसेस ही प्रिंट होंगे। सिमिलरली अगर लिस्ट पे लूपिंग करके हम 1 बाय 1 लिस्ट के इंडेक्सेस की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो वो भी हमें यहाँ पे रेफरेंसेस ही प्रिंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को ही हमने स्टोर करवाया है। लिस्ट में अगर 1 2 3 स्टोर करवाते हैं तो 1 2 3 प्रिंट होता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, एन ऑब्जेक्ट मेमोरी ब्लॉक को रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एड्रेसेस हमें प्रिंट होके मिलेंगे। अब यहाँ पे सिंपली मैंने एक आई नेम का वेरिएबल क्रिएट किया है, क्योंकि मुझे लूपिंग में काम में लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेटमेंट while I is less than len of LST। अब बेसिकली 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को मुझे एक्सेस करना है, तो i की स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 0 लग दी है। 0 से लेके लेस देन लेन ऑफ LST, अब कितनी लेन है, 1 2 3, 3 लेंथ है, तो 0 से लेके लेस देन 3 यानी कि 0 1 और 2, 3 बारी हमारा लूप चलेगा इन 3 अलग इंडेक्सेस के लिए। अब जो ये वाइल का स्टेटमेंट है, आप चाहो तो फॉर लूप भी काम में ले सकते हो, फॉर आई इन रेंज 0, लेन ऑफ LST। तो 0 से लेके जितना भी इसका लेंथ होगा वहां तक का हमारा लूप चलेगा और 1 बाय 1 हम लोग वर्किंग करवा सकते हैं। तो अब इस लूप के अंदर सबसे पहले मैंने इनपुट लिया है नेम और DRCT नाम के वेरिएबल के अंदर विद द हेल्प ऑफ इनपुट स्टेटमेंट। तो एंटर मूवी नेम, जो भी नेम होगा वो इस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, जो भी डायरेक्टर का नेम होगा वो इस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। अब ये जो नेम और डायरेक्टर हैं ये कहाँ जाके स्टोर करवाने हैं, मूवी क्लास में जो सेट डेटा मेथड के अंदर हमने वेरिएबल बनाए हैं वहां पे इन्हें सेंड करना है। अब मूवी क्लास के ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इस लिस्ट के अंदर हमने स्टोर करवा दिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट के लिए मैंने इनपुट लिया है, यानी कि m1 के लिए। अब m1 कहाँ प्रेजेंट है, m1 प्रेजेंट है इस लिस्ट के 0 इंडेक्स पे। तो किसी भी लिस्ट के इंडेक्स को अगर एक्सेस करना हो तो क्या करते हैं, लिस्ट का नाम लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स मेंशन कर देते हैं। तो इंडेक्सिंग वाला पार्ट हमारा कौन सा वेरिएबल कर रहा है, ये आई काउंटर वेरिएबल हमारा काम कर रहा है। तो LST ऑफ i यानी कि LST ऑफ 0 यानी कि m1 डॉट सेट डेटा। अब हमने क्या पास किया है, नेम कॉमा DRCT। तो यहाँ पे हुआ तो इंटरनली इस m1 के थ्रू ही वर्किंग है, तो इस m1 का रेफरेंस जाएगा, एड्रेस जाएगा सेल्फ के अंदर। तो उस मेमोरी ब्लॉक पर जो नेम और डायरेक्टर नाम के वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किए हैं वहां पे वैल्यूज जाके असाइन हो जाएंगे। उसके बाद मैंने i में इंक्रीमेंट कर दिया, i प्लस इक्वल्स टू 1, तो i की वैल्यू बन गई 1।
1 इज लेस देन 3, ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू है। फिर से यहाँ पे हमसे इनपुट मांगा जाएगा। अब यहाँ पे LST ऑफ i की वैल्यू क्या है? LST ऑफ 1, LST के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है? M2 ऑब्जेक्ट। तो M2 ऑब्जेक्ट का सेट डेटा मेथड कॉल होगा, दो वेरिएबल एग्जिस्टेंस में आएंगे और उनकी वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर से i प्लस इक्वल्स टू 1, तो 2 इज लेस देन 3, फिर से हमारी कंडीशन ट्रू है। फिर से दोनों वेरिएबल के अंदर इनपुट लिया जाएगा, LST ऑफ i यानी कि LST ऑफ 2 यानी कि M3 वेरिएबल, M3 ऑब्जेक्ट का सेट डेटा मेथड हम लोगों ने कॉल किया है और वापस से जो इनपुट किया गया है वो अब नेम और डायरेक्टर के अंदर जाके असाइन हो जाएगा। फिर से i प्लस इक्वल्स टू 1, अब वैल्यू हो गई है 3 और 3 तो 3 से लेस देन नहीं होता है, तो हमारे लूप की वर्किंग कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे मैंने तीनों ऑब्जेक्ट्स में इनपुट ले लिया है और सेट डेटा मेथड के थ्रू मैंने वैल्यूज असाइन भी करवा दी। तो अगर 3 अलग ऑब्जेक्ट्स है तो मुझे इन 3 स्टेटमेंट्स को 3 बार लिखना पड़ता है, यानी कि 9 स्टेटमेंट्स होते। 9 स्टेटमेंट्स को मैंने यहाँ पे 5 स्टेटमेंट में ही कंप्लीट कर दिया है। अब अगर हम यहाँ पे फॉर लूप को लेते तो हमें इंक्रीमेंट कंडीशन वाली भी चीज मेंशन नहीं करनी पड़ती, एक ही स्टेटमेंट में हमारा सारा काम हो जाता। तो वहां पे सिर्फ 4 स्टेटमेंट में ही हमारा काम हो गया है। तो इसी वजह से लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम कभी कभी प्रेफर करते हैं जब हमारे पास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं एग्जिस्टेंस के अंदर। अब वैल्यू जो है उनको असाइन करने का काम तो हम लोगों ने कर लिया है। अब करना क्या है, जो वैल्यू असाइन करवाई है उसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए ऑलरेडी मेथड बना रखा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है तो फिर से लूपिंग करनी पड़ेगी। अब इस केस में मैंने यहाँ पे फॉर लूप को काम में लिया है, वाइल को भी काम में ले सकते हो, जैसे यहाँ लिया था बिल्कुल वैसे ही। तो फॉर ओबीजे इन LST, अब यहाँ पे मैंने रेंज फंक्शन को काम में नहीं लिया है, चाहो तो रेंज को भी काम में ले सकते हो, नहीं तो यहाँ पे मुझे 1 बाय 1 सिर्फ एक्सेस ही तो करना है, ऐसा कुछ मैनिपुलेशन तो करना नहीं है, सिर्फ एक्सेस करके वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो हम यहाँ पे सिंपल फॉर लूप को भी काम में ले सकते हैं। तो फॉर ओबीजे इन LST, अभी ओबीजे क्या करता है, सबसे पहले पहले एलिमेंट को रेफर करेगा, यानी कि M1 को रेफर करेगा। तो यहाँ पे प्रिंट M1 डॉट गेट डेटा, तो M1 के गेट डेटा में क्या आएगा, जो पहला नेम और पहला डायरेक्टर का नेम इनपुट किया गया। फिर इंक्रीमेंट होगा, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट इनबिल्ट है इसके अंदर, तो ये ओबीजे अब सेकंड एलिमेंट को रेफर करेगा। सेकंड एलिमेंट क्या है, M2, तो M2 डॉट गेट डेटा। फिर से इंक्रीमेंट होगा, ये नेक्स्ट एलिमेंट को रेफर करने लगेगा M3, तो M3 डॉट गेट डेटा। तो 3 बारी जो इनपुट लेके हमने वैल्यू सेट की थी 1 बाय 1 वो सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये 3 स्टेटमेंट्स क्या है ये हम बाद में देखते हैं, पहले एक बारी हम लोग आउटपुट देख लेते हैं इस प्रोग्राम का। देखिए सबसे पहले वाइल वाला लूप चल रहा है, 3 बारी हमसे इनपुट मांगा जाएगा और 3 बारी सेट डेटा होगा। तो मूवी नेम द डार्क नाइट, डायरेक्टर नाम क्रिस्टोफर नोलन, movie name again Avengers, then director name Russo brothers, again movie name Inception, director name Christopher Nolan। अब यहाँ पे ये तो था हमारी while loop की वर्किंग। उसके बाद हमने for loop एग्जीक्यूट करवाया है 1 बाय 1 वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। तो M1 का जो गेट डेटा मेथड है वो क्या कर रहा था, पहले मूवी के नेम को अपर केस में कन्वर्ट कर रहा था, फिर उसे बाय नाम की स्ट्रिंग से कंबाइन कर रहा था, फिर उसे डायरेक्टर के नेम से कंबाइन कर रहा था। तो द डार्क नाइट बाय क्रिस्टोफर नोलन, एवेंजर्स बाय रसो ब्रदर्स, इंसेप्शन बाय क्रिस्टोफर नोलन, कुछ इस तरीके से हमारे पास में आउटपुट निकल के आएगा। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है हमें सेम ही काम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना था। किसी भी तरीके का लाइक पैरामीटराइज या नॉन पैरामीटराइज वर्किंग तो यहाँ पे है नहीं कि अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, अलग अलग तरीके से बनेंगे। सेम ही वे में हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सेम ही वे में इनपुट लेना है, सेम ही वे में वैल्यू सेट और वैल्यू गेट करनी। तो उसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी है और वो है ये, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इस एक ब्लैंक टाइप की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब ब्लैंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, लिस्ट का नाम इज इक्वल टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमारी ब्लैंक जो लिस्ट है वो क्रिएट हो जाएगी। अब क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे और 1 बाय 1 वैल्यू को अपेंड करवाएंगे। यही हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था सिंपल लिस्ट के प्रोग्राम के अंदर, तो वही हम ऑब्जेक्ट्स के साथ में भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लूप चलाया है फॉर आई इन रेंज 3। अब यहाँ पे 3 एंडिंग वैल्यू है, इसके -1 तक, यानी कि अब यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू नहीं प्रोवाइड की है, तो 0 से लेके 2 तक का हमारा लूप चलेगा। 0 1 2 3 बार ये लूप चलेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप यूजर से इनपुट ले सकते हो,
एंटर द नंबर ऑफ मूवीज यू वांट टू स्टोर। तो अगर वो 5, 10, 15, 20 जितना इनपुट करता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लूप हमारा चलता रहेगा। अब वन बाय वन मैंने इस LST में अपेंड करवाया है। क्या अपेंड करवाया है? मूवी ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में लेके आ रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट का नाम तो हम लोगों ने रखा ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो स्पेसिफिकली किसी ऑब्जेक्ट के नेम को ओमिट करके हम यहाँ पे क्लास का नाम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस लिखेंगे तो भी हमारा ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो पहली बार जब हमारा लूप चल रहा है जीरो इंडेक्स के लिए, जीरो वैल्यू के लिए, तो LST के जीरो इंडेक्स पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आ चुका है। फिर से लूप चल रहा है वन वैल्यू के लिए, तो LST के फर्स्ट इंडेक्स पे मूवी नेम का ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आ चुका है। फिर से एक और बारी लूप चल रहा है सेकंड इंडेक्स के लिए, आई की वैल्यू 2 होगी तब, तो फिर से यहाँ पे LST में हमारा मूवी ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। अब इसी के बाद आप यहाँ पे इनपुट ले लो नेम और DRCT वेरिएबल के अंदर और यहीं पे लिख दीजिए LST.setData। तो साथ साथ में ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होता जाएगा, साथ साथ में वैल्यू भी सेट होती जाएगी, तो और भी हमारा काम कम हो जाएगा। तो आप इस तरीके का कंसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने पहले अप्लाई किया, पहले ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर लो, बाद में लिस्ट के अंदर असाइन करवाओ, वो भी कर सकते हो। दोनों तरीके एप्लीकेबल हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारे पास में दैट इज इनर क्लास और नेस्टेड क्लास। अब नेस्टेड टर्म से ही आप लोग मतलब समझ गए होंगे कि होने क्या वाला है, तो आपने जो अजम्पशन किया है एग्जैक्टली में वही है। एक क्लास के अंदर अगर हमें दूसरी क्लास बनानी हो तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। अब यहाँ पे दो तरीकों से काम हो सकता है, मैंने दोनों का एग्जाम्पल मेंशन किया है, पर सबसे पहले पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक पर्सन क्लास क्रिएट की है, ठीक है। उस पर्सन के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर अब यहाँ पे क्रिएट किया है, सेट डेटा गेट डेटा वाला काम मैंने नहीं किया। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट करे हैं, सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट db। इस नेम के अंदर मैंने एलेक्स नाम की एक वैल्यू असाइन कर दी। अब यहाँ पे db का मतलब क्या है पहले हम वो समझते हैं, उसके बाद इस क्लास में आगे बढ़ेंगे। देखिए db का मतलब है डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली में क्या होती है, डेट ही होती है। और अभी मैंने आपको जब एग्जांपल एक्सप्लेन किया था असाइनमेंट वाला, तब मैंने कहा कि जो डेट है वो तीन चीजों से मिलके बना है, डे, मंथ एंड ईयर। तो जब भी हमारे पास में कुछ इस तरीके की वैल्यू आ रही है जिसको हम फर्दर सब ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, तो उस सब ग्रुप के लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग से एक क्लास बना सकते हैं जो अलग अलग तरीके की उस पार्ट्स को रेफर करने का काम करेगी। लाइक नॉर्मली अगर हम एग्जांपल ले शॉपिंग वेबसाइट का, अब शॉपिंग वेबसाइट में होता क्या है, हम लोगों ने सपोज क्लोथिंग वाले पार्ट में हम लोग चले गए। अब क्लोथिंग वाले पार्ट में मैंने एक ड्रेस को सेलेक्ट किया है, अब उस ड्रेस का सिर्फ वही एक इकलौता पीस होगा ऐसा नहीं होता है। हमने यहाँ पे सिर्फ उसका टाइप पिक कर दिया है, वो अलग अलग साइजेस के अंदर प्रेजेंट होगा, अलग अलग कलर के अंदर प्रेजेंट होगा। तो कलर के लिए अलग क्लास होगी और साइज के लिए अलग क्लास होगी। क्यों? क्योंकि हम उस एक स्पेसिफिक एंटिटी को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक स्मॉल होगा, एक मीडियम होगा, एक लार्ज होगा। कलर में भी रेड, ग्रीन, ब्लू अलग अलग तरीके के कलर्स हो सकते हैं। तो जब हम किसी एक स्पेसिफिक एंटिटी को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, सब ग्रुप्स जिन्हें हम कहते हैं, तो उस सब ग्रुप की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग एक इनर क्लास क्रिएट करते हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड क्लास, कि इस वजह से इसे काम में दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक कंसेप्ट है, इसे एक्चुअल जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं या कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं तो इस कंसेप्ट को काम में नहीं लिया जाता है। नेस्टेड क्लास का जो कंसेप्ट, इट इज नॉट अ एफिशिएंट और एक्सेप्टेड वे ऑफ प्रोग्रामिंग, बट इट्स अ कंसेप्ट कि ऐसा होता है। तो हम एग्जाम्पल तो देखेंगे इसका, बाकी फेवरेबल अप्रोच नहीं माना जाता है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट डीबी में लिखा है सेल्फ डॉट डीओबी। अब यहाँ पे डीओबी क्या है, डीओबी है हमारे पास में एक फर्दर एक क्लास। किसी भी तरीके की क्लास को अगर हमें क्रिएट करना हो तो हम लोग क्लास नेम लिखते हैं फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, ठीक है। तो वही काम हम लोगों ने किया है। जो क्लास मैंने क्रिएट करी है एज अ इनर क्लास, उसका ऑब्जेक्ट मैंने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही क्रिएट कर दिया है, जिसका नाम क्या होगा, डीबी। और ये कहाँ स्टोर होगा, इस पर्सन के मेमोरी ब्लॉक के अंदर, मतलब जो इस पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा
उसके मेमोरी ब्लॉक के अंदर। तो अब यहाँ पे डीओबी के अंदर मैंने क्या क्या लिखा है, मैंने फिर से एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे काम में लिया है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने 3 वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं, डी, एम एंड वाई, डे, मंथ और ईयर को स्टोर करवाने के लिए। तो 25, 7 एंड 2001 3 वैल्यूज यानी कि 25 जुलाई 2001 ये 3 वैल्यूज मैंने यहाँ पे स्टोर करवाई है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डिस्प्ले नाम का मेथड काम में लिया है। अब यहाँ पे डिस्प्ले में मैंने एक एक्स्ट्रा मेथड काम में लिया है जो हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट के टाइम पे नहीं देखा था, तो आज हम उसे कवर कर रहे हैं। देखिए प्रिंट में मैंने यहाँ पे लिखा है डीओबी कोलन और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस फॉलोड बाय स्लैश, फिर कर्ली ब्रेसेस फॉलोड बाय स्लैश, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर कोट्स क्लोज और उसके बाद एक डॉट लगाया है। डॉट के बाद है फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट क्या है, देखिए यहाँ पे अगर हम सी की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो सी में अगर मुझे किसी भी तरीके की वैल्यू प्रिंट करवानी होती थी तो हम लोग क्या करते थे, प्रिंट एफ लिखते थे, फिर आता था हमारा परसेंट डी और परसेंट डी, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कॉमा करके लिखते थे हमारी वेरिएबल का नाम। तो जो भी वेरिएबल का नाम है वो उधर जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट हो जाती थी कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल क्रिएट करिए, मान लीजिए सी का ही सिंटैक्स है, अज्यूम कर लेते हैं। इंटीजर वेरिएबल है ए, उसके अंदर है 10, एक कैरेक्टर एरे टाइप का वेरिएबल है एस जिसके अंदर है हेलो। अब मुझे यहाँ पे सी के फॉर्म में इसे प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट एफ फंक्शन को काम में लेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंट डी, फिर 3 डैश दे दिए, फिर परसेंट एस, फिर कॉमा करेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर एस लिखेंगे, तो ए की वैल्यू इधर आ जाएगी और एस की वैल्यू इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है उस फॉर्मेट में हमारी वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। तो सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे पाइथन में भी कुछ इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है कि यहाँ पे जो हम वैल्यूज डिस्प्ले करवा रहे हैं वो अलग तरीके से डिस्प्ले हो, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के फॉर्म में डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम फॉर्मेट फंक्शन को काम में लेते हैं। इस फॉर्मेट फंक्शन से पहले हमें डबल कोट्स के अंदर मेंशन करना होता है फॉर्मेट, कि हमें किस तरीके से वैल्यू प्रिंट करवानी है, कॉमा सेपरेटेड, डैश सेपरेटेड, स्पेस सेपरेटेड या कंटिन्यूस प्रिंट करवानी है, जैसे भी प्रिंट करवानी है उसका फॉर्म हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लिया जाता है, यहाँ पे हम काम में लेते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस कहलाते हैं प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स का मतलब क्या है, वेरिएबल की वैल्यू जहां आके सब्स्टिट्यूट होगी वो ये जगह होगी। तो मैंने यहाँ पे सेम 2 वेरिएबल क्रिएट किए हुए हैं। आप चाहो तो सिंपल वैल्यूज भी काम में ले सकते हो और अगर आप चाहो तो वेरिएबल्स भी काम में ले सकते हो। तो सबसे पहले आएगा डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर हमारा फॉर्मेट, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना है, कर्ली ब्रेस लिख दिया, फिर 3 मैंने यहाँ पे लिख दिए डैश, उसके बाद फिर से एक कर्ली ब्रेस, डबल कोट्स क्लोज। अब ये जो मैंने फॉर्मेट फॉर्म किया है, जो जिस तरीके से मुझे डिस्प्ले करवाना है मैंने उसका एक डिजाइन फॉर्म किया है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक डॉट काम में लेना है। डॉट के बाद आएगा हमारे फॉर्मेट फंक्शन का नाम और जो वैल्यूज हमें डिस्प्ले करवानी है कॉमा सेपरेटेड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दिया है 10, तो 10 कहाँ जाएगा, जहाँ पहला प्लेस होल्डर दिया हुआ है। उसके बाद है सेकंड वैल्यू हेलो, हेलो कहाँ आ जाएगी, जहाँ पे सेकंड प्लेस होल्डर गिवन है। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे अब पाइथन के सिंटैक्स को फॉलो करते हुए 2 लिस्ट के वेरिएबल क्रिएट कर लिए, ए एंड बी, 1 2 3 एंड 4 5 6। तो जो वर्किंग हम लोगों ने सिंपल वेरिएबल्स के साथ में या सिंपल वैल्यूज के साथ में करवाई है वो लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी के साथ में भी पॉसिबल है। तो प्रिंट फिर से वही, हमें किस तरीके से डेटा को डिस्प्ले करवाना है उसका डिजाइन या फॉर्मेट मेंशन करेंगे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर कॉमा प्लेस होल्डर, तो जो भी वैल्यू अब डिस्प्ले होगी वो कॉमा से सेपरेट होके डिस्प्ले होगी। तो डॉट फॉर्मेट ए कॉमा बी, ए के अंदर क्या है 1 2 3, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 3 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद कॉमा मैंने डिस्प्ले करवाया तो कॉमा डिस्प्ले होगा। उसके बाद है मेरा नेक्स्ट प्लेस होल्डर। अब नेक्स्ट प्लेस होल्डर नेक्स्ट वेरिएबल को रेफर करेगा, तो यहाँ पे बी की वैल्यू आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो 4 5 6। तो किसी भी तरीके की फॉर्मेटेड स्ट्रिंग अगर हमें डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए हम फॉर्मेट मेथड को काम में ले सकते हैं। अब इसके कई तरीके के एग्जांपल्स जो हैं वो आउटपुट और इनपुट स्टेटमेंट का आपका एक चैप्टर है उसके अंदर गिवन है। मैं यहाँ पे बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है अलग अलग तरीके की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। अब क्यों काम में लिया है उसका भी रीजन मैं बता देती हूँ।
देखिए यहाँ पे अगर मुझे डेट, मंथ और ईयर को डिस्प्ले करवाना है तो यूजुअली क्या होता है, हम स्लैश से सेपरेट करके या हाइफन से सेपरेट करके सारी चीजों को प्रिंट करवाते हैं। तो कुछ इस तरीके का प्रिंट स्टेटमेंट बनेगा, प्रिंट सेल्फ डॉट डी। अब यहाँ पे स्लैश तो एक तरीके का स्ट्रिंग है, तो उसे हम कॉमा से कंबाइन करवाएंगे, फिर ये डबल कोट्स के अंदर स्लैश लिख दिया, फिर कॉमा, फिर हमारे दूसरे वेरिएबल का नाम सेल्फ डॉट एम, फिर कॉमा, फिर स्लैश कोट्स के अंदर, फिर कॉमा और फिर सेल्फ डॉट वाई। तो यहाँ पे जो हमारे पास में आउटपुट प्रिंट होगा ये कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे कॉमा क्या करता है, बाय डिफॉल्ट एक स्पेस को इंसर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमारी जो डेट है वो कुछ इस तरीके के फॉर्म में डिस्प्ले होगी। यहाँ पे हमारे पास में स्पेसेस आ जाएंगे, और डेट कभी भी ऐसे नहीं लिखी जाती है, ऐसे लिखी जाती है कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर। तो अगर हमें कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे हमारे तरीके को हमें मॉडिफाई करना होगा, किस तरीके से वैल्यू को हमें डिस्प्ले करवाना है उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी होगी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन को काम में लिया है, डीओबी कोलन प्लेस होल्डर स्लैश प्लेस होल्डर स्लैश प्लेस होल्डर। तो अब यहाँ पे कॉमा की वजह से यहाँ पे अनयूजुअल स्पेसेस या हमारे पास में अननेसेसरी स्पेसेस जो आती हैं वो नहीं आएगी, कंटिन्यूस डेट प्रिंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सेल्फ डॉट डी पहले प्लेस होल्डर में, सेल्फ डॉट एम पहले दूसरे वाले प्लेस होल्डर में, एंड सेल्फ डॉट वाई थर्ड वाले प्लेस होल्डर में। तो 25/7/2001 कंटिन्यूस प्रिंट हो जाएगा। सिर्फ इसी वजह से फॉर्मेट मेथड को मैंने काम में लिया है। अब ये तो है हमारी इनर क्लास। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लास है, एग्जिस्टेंस में तभी आएगी जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही बना दिया। तो सेल्फ डॉट डीबी इज इक्वल टू सेल्फ डॉट डीओबी। तो यहाँ पे हमारे पास में इस पर्सन क्लास का जो ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा, इस ऑब्जेक्ट के साथ में ही मैंने डीओबी मेथड को डीओबी क्लास को ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में लेके आया है, जिसका नाम है डीबी। तो अब अगर मुझे यहाँ पे इसके डिस्प्ले मेथड को कॉल करना होगा तो डीबी को यूज करके हम डिस्प्ले मेथड को कॉल कर सकते हैं। कैसे होगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्लास एग्जिस्टेंस में लेके आनी है हमारी मेन क्लास जो है। तो p1 इज इक्वल्स टू पर्सन एंड p1 डॉट डिस्प्ले। तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर हमारा रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, नेम वेरिएबल एग्जिस्टेंस में आएगा, डीबी वेरिएबल एग्जिस्टेंस में आएगा। अब यहाँ पे डीओबी का ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आने का मतलब क्या है, 3 वेरिएबल क्रिएट हो चुके हैं और उनके अंदर वैल्यू भी असाइन हो चुकी है। अब यहाँ पे डिस्प्ले मेथड को नेक्स्ट कॉल किया तो नेम डिस्प्ले करेगा, यानी कि एलेक्स को डिस्प्ले करने का काम करेगा। अब डिस्प्ले मेथड जो है इनर वाली क्लास का, वो तो तभी कॉल होगा ना जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यूज करके कॉल करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है p1 डॉट डीबी। P1 के अंदर जो db नाम का वेरिएबल है उसका रेफरेंस मैंने info नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया। तो अब यहाँ पे रेफरेंस इधर है, किसी भी रेफरेंस के साथ मेथड एसोसिएटेड है और उसको कॉल करवाना हो तो रेफरेंस डॉट हमारे मेथड का नाम, तो info डॉट डिस्प्ले क्या करेगा, इस db ऑब्जेक्ट के डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा, यानी कि dob क्लास के डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में डीओबी मैसेज मैंने दिया था, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पे डेटा डिस्प्ले होके आ जाएगा, डीओबी कोलन 25/7/2001। तो इस तरीके से आप इनर क्लास के जो मेथड है उसको कॉल कर सकते हो। इसका एक और तरीका भी अवेलेबल है, लेकिन वो आज नहीं हो पाएगा, क्लास का टाइम वैसे ही एक्सीड हो गया है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है गाइस। एक बारी और हम इसका रिव्यू देख लेंगे कल की क्लास के अंदर। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम फिर कल ही क्वेश्चंस लेंगे, बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। ओके, एक बारी आप ट्राई करके देखना, प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चंस लेंगे, फिर इसका सेकंड वे डिस्कस करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।